वेलकम टू यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम, जहां हम आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते। जब हम नक्शे की तरफ देखते हैं ना, तो अक्सर हमें सिर्फ कुछ रंगीन हिस्से और काली रेखाएं ही दिखाई देती हैं। मतलब पहली नजर में लगता है कि भूगोल बस इतना ही है। हाँ, बिल्कुल। एक दीवार पर टंगी हुई स्थिर तस्वीर की तरह। सही कहा। लेकिन असल में किसी भी जगह का भूगोल सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं होता। वो तो वहां की मिट्टी और पानी की एक लगातार चलने वाली कहानी है। जो वहाँ के लोगों का जीवन तय करती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय है बिहार का भूगोल। हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है geographyofbihar.pdf, उसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो इसके आकार और आबादी का है। अरे वही तो। मतलब अगर हम सिर्फ जमीन के फैलाव की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर के साथ ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां, यानी आकार के हिसाब से बिल्कुल बीच की श्रेणी में। हाँ, लेकिन जैसे ही हम आबादी के आंकड़ों की तरफ देखते हैं ना, तो ये अचानक से उछलकर तीसरे नंबर पर आ जाता है। 10 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा लोग। बिल्कुल। 12वां सबसे बड़ा इलाका, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी आबादी। जमीन और इंसानों की संख्या के बीच का ये जो भारी बेमेलपन है ना, यही इस पूरे भूगोल की सबसे बड़ी पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें इसकी भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है इसका एक ट्रांजिशनल जोन में होना। ट्रांजिशनल जोन मतलब एक तरह का बदलाव वाला इलाका। जी बिल्कुल। अगर आप नक्शे को देखें तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जो समंदर के करीब होने की वजह से काफी आर्द्र यानी नमी वाला इलाका है। वहाँ बारिश ज्यादा होती है। हाँ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो थोड़ा कम आर्द्र है। तो बिहार इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। अच्छा, तो ये सिर्फ मौसम बदलने की बात नहीं है, बल्कि पूरब की भारी नमी और पश्चिम की शुष्कता का एक टकराव है। सही कहा। और ये टकराव सिर्फ बादलों का नहीं है। इसी की वजह से जलवायु बदलती है और उसी से खेतों की फसलें तय होती हैं। तो इसी वजह से पूर्व में चावल ज्यादा होता है और पश्चिम की तरफ गेहूं का असर दिखने लगता है। बिल्कुल, फसलें बदलती हैं तो खान पान बदलता है और फिर अर्थव्यवस्था भी। ये एक ऐसा बफर जोन है जहां दोनों तरफ की खूबियां और चुनौतियां एक साथ हैं। बहुत दिलचस्प है। अब अगर हमें जमीन पर आबादी के दबाव को समझना है तो इसके विस्तार को देखना होगा। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार भी है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी ऊंचाई। आप समुद्र तल वाली ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना? हाँ, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 173 फीट है। अरे ये 173 फीट का आंकड़ा ना बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि ये क्षेत्र एकदम समतल है। कोई ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं है। बिल्कुल। और सदियों से एक बिल्कुल समतल और उपजाऊ जमीन ने हमेशा इंसानों को खींचा है। जहां नदियां होंगी, जमीन बराबर होगी, वहां तो बस्तियां बसेंगी। और बस्तियां किस हद तक बसी हैं वो तो इसके जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी से साफ दिख जाता है। पूरे राज्य का औसत घनत्व 1106 है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और हर 10 साल में दशकीय वृद्धि दर 25.4%, लिंगानुपात भी 918 और बाल लिंगानुपात 934 है। और साक्षरता दर 69.83%। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को जिले के स्तर पर देखते हैं ना, तो दिमाग घूम जाता है। कैसे? देखिए, शिवहर सबसे छोटा जिला है, लेकिन वहां घनत्व 1882 है। बाप रे, 1882। हाँ, मतलब ये तो किसी खचाखच भरी लोकल ट्रेन जैसा हो गया जहां पैर रखने की जगह नहीं होती। और वहीं उसी राज्य में एक जिला है कैमूर। वहां का घनत्व सिर्फ 488 है। ऐसा लगता है जैसे कोई खाली डब्बा हो। ये सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं यही सोच रहा था कि एक ही राज्य में जमीन और आबादी का इतना विशाल अंतर क्यों है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका जवाब
राजनीति में नहीं बल्कि वहाँ की मिट्टी में है। मिट्टी में? जी, शिवहर और उसके आसपास का जो इलाका है ना, वो हिमालय से उतरने वाली नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना है। अत्यंत उपजाऊ जमीन। अच्छा, तो जहां जमीन इतनी उपजाऊ होगी वहां तो भीड़ बढ़ेगी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड इलाका है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो लोगों का जीवन मैदानी इलाकों और खेती के इर्द गिर्द सिमट गया है। लेकिन इसके विपरीत कैमूर का जो इलाका है ना, वो थोड़ा पठारी और चट्टानी है। मतलब वहां खेती करना मुश्किल है, तो जाहिर है आबादी कम होगी। ये तो शीशे की तरह साफ हो गया। हाँ, अच्छा, अब जरा सीमाओं की बात करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इसे चारों तरफ से क्या चीजें घेरती हैं। प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों सीमाएं। बिल्कुल। उत्तर में नेपाल के साथ 601 किलोमीटर की सीमा है। पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक पूरे 7 जिले लगते हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ भी उत्तर से दक्षिण 7 जिले लगते हैं, पश्चिम चंपारण से लेकर कैमूर तक। हाँ, और दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले लगते हैं, रोहतास औरंगाबाद से लेकर कटिहार तक। और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। लेकिन यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या हुआ? दस्तावेज में एक जगह कुछ ऐसा लिखा था जिससे थोड़ा भ्रम पैदा होता है। मतलब दिशाओं को लेकर कि बंडाल पूर्व में है या दक्षिण में। अच्छा, वो। हाँ, लेकिन साफ तौर पे वो पूर्व में है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक सीमाएं और कागजी दिशाएं कभी-कभी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। बिल्कुल, और प्रकृति इन राजनीतिक लकीरों को नहीं मानती या लिविंग बाउंड्री का काम करती हैं। जैसे पश्चिम में गंगा, घाघरा और गंडक नदियां यूपी के साथ सीमा बनाती हैं। और दक्षिण में मेहताज जिले में सोन नदी झारखंड के साथ एक प्राकृतिक दीवार बनाती है। लेकिन ये नदियां तो स्थिर नहीं होती ना। मतलब मानसून में जब बाढ़ आती है तो ये अपना रास्ता ही बदल देती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो सीमाएं भी खिसक जाती हैं। ये प्रकृति के साथ सांस लेती हैं। ये सच में अचरज की बात है। और जिन नदियों ने इन सीमाओं को तय किया है ना, उन्हीं नदियों ने इस पूरे राज्य को एक भूगर्भीय टाइम मशीन की तरह 3 हिस्सों में बांट दिया है। टाइम मशीन? ये तो बहुत ही अनोखा नजरिया है। हाँ, मतलब एक सैंडविच की तरह समझ लीजिए। क्या मैं इसे समझाऊं? बिल्कुल, समझाइए। तो देखिए, सैंडविच का सबसे निचला हिस्सा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जो बांका से कैमूर तक फैला है। जो सबसे पुराना क्षेत्र है। एकदम सही। यहाँ नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट जैसी बहुत ही पुरानी और कठोर चट्टानें हैं। यहाँ बाथोलिम से बनी शंक्वाकार पहाड़ियां भी हैं, जैसे प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन पहाड़ी। तो ये सबसे पुराना बेस हो गया। हाँ, और फिर उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण में है शिवालिक क्षेत्र, जो हिमालय की तलहटी है। बिल्कुल। ये 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ काफी नई चट्टानें हैं, नमपर्ण पाती जंगल हैं, सरकंडे और लंबी घास हैं। तो ये सैंडविच का ऊपरी हिस्सा हुआ। हाँ, और इन दोनों के बीच जो भरा हुआ है वो है बिहार का गंगा का मैदान। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये हिस्सा भूगर्भीय रूप से सबसे नया यानी यंगेस्ट है। अरे वाह, ये एनोलॉजी तो बहुत ही सटीक है। 150 मीटर की कंटूर लाइन इस मैदान की सीमा तय करती है। और गंगा नदी बिल्कुल इसके बीच से बहती है। जी, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि इस पूरे परिदृश्य की आर्किटेक्ट है। वो इस मैदान को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। और वो भी बिल्कुल असमान रूप से। मतलब दोनों हिस्से अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग है। उत्तरी मैदान में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियां हैं, जो हर साल नई मिट्टी लाती हैं। हाँ, और दक्षिणी मैदान काफी संकरा और त्रिकोणीय है। क्योंकि वहां गया, राजगीर, गिरियक, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियां आ जाती हैं, जो मैदान को तोड़ती हैं। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये समझ आता है कि पश्चिम चंपारण के उन नम जंगलों से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों और सुदूर दक्षिण की प्राचीन ग्रेनाइट पहाड़ियों तक ये भूगोल विविधताओं से भरा है। और यही भूगोल सारे आंकड़े तय करता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत अहम है कि किसी भी जगह का विकास या वहाँ का जनसंख्या घनत्व उसके भूगोल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सही बात है। और इस पूरी चर्चा के अंत में ना, ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल?
देखिए, अगर गंगा का मैदान भूगर्भीय रूप से सबसे नया यानी यंगेस्ट हिस्सा है, हाँ, लेकिन यहीं पर 10 करोड़ से ज्यादा आबादी का सबसे भारी बोझ टिका हुआ है, जहां डेंसिटी 1106 है। सबसे नाजुक जमीन पर सबसे ज्यादा दबाव। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या प्रकृति का ये सबसे नया निर्माण भविष्य में 25.4% की इस दशक वृद्धि दर का जो भयानक दबाव है, क्या वो झेल पाएगा? बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या हमारी जमीन इस रफ्तार को सह पाएगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। जी, उम्मीद है ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली बार हम एक नए विषय को ऐसे ही विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सोचने का ये सिलसिला जारी रखिए।